नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर गैस कीमतों में बढ़ोतरी के लेकर के प्रदर्शन जारी है। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है। बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। विधानसभा कूच करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। धरना प्रदर्शन दिया गया है। गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर के कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इस दौरान कांग्रेस के नेता और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई है। तो गैस कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी भी इस प्रदर्शन में मौजूद है। बताया जा रहा है कि विधानसभा की तरफ कूच कर सकते हैं। पूर्वोत्तर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। त्रिपुरा में बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है। मेघालय में एनपीपी 26 सीटों पर आगे है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रही है। तो पूर्वोत्तर चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर त्रिपुरा में बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है। त्रिपुरा में बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है। मेघालय में एनपीपी 26 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं नागालैंड में बीजेपी का गठबंधन 40 सीटों पर आगे है। पूर्वोत्तर चुनाव से जुड़ी ये खबर है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा 1300 वोटों से जीते हैं। टाउन बारदोवली सीट से जीते हैं माणिक साहा। तो ये बड़ी जीत मिली है माणिक साहा को। 1300 वोटों से माणिक साहा को जीत मिली है। तो टाउन बारदोवली से जीते हैं माणिक साहा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा 1300 वोटों से जीते हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा को जीत मिली है, क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, त्रिपुरा की 60 सीटों में से 34 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 14 सीटों पर लेफ्ट आगे है, जबकि
टीएमसी और उसके सहयोगी दल 12 सीटों पर आगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है, जो तस्वीर है त्रिपुरा विधानसभा की वो लगभग साफ हो चुकी है। अगर यही जो बढ़त है यही नतीजे के रूप में सामने आती है तो निश्चित तौर पर त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की 60 सीटों में से 38 पर एनडीपीपी आगे है, जबकि एनपीएफ एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस का भी यहाँ खाता नहीं खुला है, जबकि 21 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मेघालय की अगर योगेश बात करें तो मेघालय में 59 सीटों पर मतदान हुआ है। इनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है, जबकि एनपीपी गठबंधन 26 सीटों पर आगे है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 3 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। टीएमसी को यहाँ 5 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि अन्य 20 सीटों पर आगे हैं। तो अगर मेघालय के समीकरण देखें तो वहाँ एनपीपी गठबंधन की सरकार की तरफ माहौल बनता दिखाई दे रहा है, जबकि नागालैंड में एनडीपीपी की सरकार बनती दिख रही है। वहीं त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में फिलहाल बीजेपी गठबंधन सरकार की बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। योगेश, बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनना बिल्कुल तय माना जाए। अगर नागालैंड की तस्वीर हम देखें तो बीजेपी के साथ एनडीपीपी का गठबंधन है और इस गठबंधन को अभी तक का जो रुझान है उसमें 38 सीटों पर इनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर यही नतीजे के रूप में हालात रहते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी गठबंधन की सरकार नागालैंड में बनना तय है। त्रिपुरा की तस्वीर पहले ही साफ हो चुकी है, यहाँ 34 सीटों पर बीजेपी और उसके गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल अगर जो रुझान अभी तक के आए हैं अगर उन पर भरोसा किया जाए और अगर ये लगातार इसी स्थिति में नतीजे देखने को मिलते हैं तो निश्चित तौर पर नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। राहुल, बिल्कुल, लेकिन अगर टाउन बारदोवली सीट का जिक्र करें जहां से माणिक साहा को जीत मिली है तो ऐसी क्या स्थिति बनती नजर आई? क्योंकि 1300 मत बहुत ज़्यादा मत नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्योंकि अपने कामों को गिनाया कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है, कौन सा ऐसा प्रतिद्वंदी था और कौन सा किनको उन्होंने मात दी है, और सबसे बड़ी बात कौन सा फैक्टर रहा कि बहुत कम अंतर से इतनी जीत मिली? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सीएम कैंडिडेट के लिए इतनी कम अंतर से जीत कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहती है और इस स्थिति ने साफ कर दिया है कि जो सीएम के रूप में उनकी पहचान है उसे जनता ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है और यही वजह है कि इतने कम अंतर के साथ उन्हें जीत मिली है। और रही बात हालातों की, तो निश्चित तौर पर जो उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे समीकरणों के लिहाज से ये सीट बहुत ज़्यादा फंस चुकी थी। यही बड़ी बात है कि सीएम ने यहाँ पर कुछ अंतर से ही सही जीत दर्ज कर ली है। हालात इस तरह के इस सीट पर बना दिए गए थे कि सीएम का हारना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि चाहे जीत तो एक वोट की भी जीत ही होती है। 1000 कुछ वोटों से जीतकर निश्चित तौर पर सीएम ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का काम किया। योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राहुल। और उधर सीएम योगी ने गुरुवार को यूपी विधान परिषद को संबोधित करते हुए सपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन के श्री कृष्ण थे। परिणाम सबके सामने है। हम यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का भारत का संदेश पहुंच रहा है, तब तो जाति की बात करते हैं। जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। जब हम G20 की समिट की बात कर रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। जब हम बजट की चर्चा की बात कर रहे थे और उनके सुझाव मांग रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। ये सब जानते हुए कि इसी कारण से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये पहचान का संकट, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था और पहचान का भयंकर संकट लोग बताते ही नहीं थे, नौजवान बताता भी नहीं था। और इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही है। एक बड़े विद्वान ने कहा कि समस्या का समाधान का इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था। परिणाम सबके सामने।
शकुनी को पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें आपसी सहयोग और देशों के बीच मजबूत संबंधों पर चर्चा हुई। खबर दिल्ली से है, जहां पर शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के नतीजे आएंगे। आज बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी आज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप केस में SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में 3 आरोपियों रामू, लवकुश और रवि को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया गया है। बता दें कि हाथरस में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की के कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था। इसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 सितंबर को लड़की के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पीड़िता ने इलाज के दौरान बयान में 4 युवकों संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इसके आधार पर पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। हाथरस गैंगरेप और हत्या केस में आया फैसला, 3 आरोपी बरी, 1 दोषी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धीर राजपूत हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। धीर, क्या कुछ यह फैसला आया है? 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, दोषी करार दिया गया है। जी योगेश, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हाथरस में जो कांड हुआ था उसको लेकर के इसमें सीबीआई की जांच भी हुई थी और उसके बाद जो आरोप पत्र दाखिल किए गए थे सीबीआई की तरफ, उसके बाद जो है ये पूरा मामला न्यायालय में पहुंचा था और आज जो है इस पर एक बड़ा फैसला न्यायालय ने सुनाया है। इसमें 4 आरोपी जो थे उसमें से 3 आरोपियों को दोषी नहीं माना है, वहीं एक आरोपी को इस पर दोषी करार दिया है। अब इस पर जो है एक आरोपी जिसको दोषी माना है उस पर भी सजा का ऐलान होना बाकी है। हालांकि इसमें जिस तरीके से पूरा प्रकरण जो देखने को मिला, क्योंकि ये हाथरस कांड जो है काफ़ी चर्चा में रहा था, जिस तरीके से हमने देखा था कि वहाँ पर जो एक युवती को किस तरीके से जो है मारने का प्रयास किया गया था और उसके बाद युवती ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ने से पहले बयान दिया था। उसके बाद सीबीआई ने जो है चारों जो है आरोपियों को आरोप पत्र दाखिल किए थे। उसके बाद उनको जो है न्यायालय में आज जो है कोर्ट ने उन पर फैसला सुनाया है और उसके बाद जो है आपको बता दें कि इसमें 3 जो आरोपी हैं उनको मुक्त कर दिया है दोष से और वहीं एक जो है संदीप नाम का जो आरोपी है उसको जो है क्या वजह रही धीर के इन 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है? ऐसी कौन सी दलील दी गई जो कि 3 आरोपी बरी हो गए और एक दोषी करार हो गया? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो बताया जा रहा है कि वो दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के जो जांच हुई और उसमें जिस तरीके से न्यायालय में फिर जो कार्रवाई चली उसके बाद जो है उस पर दोष सिद्ध होना बाकी था, लेकिन इसमें 3 आरोपियों पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। क्या दलील अंदर रखी गई? क्योंकि 4 आरोपी बताए गए थे, चारों एक साथ रहे होंगे और अगर जो कृत्य किया वो चारों ने किया होगा, ऐसी कौन सी दलील रखी गई कि 3 ही आरोपी साबित दोष आरोप मुक्त कर दिए गए और एक ही दोषी करार दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो भी अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया है कि अभी कोर्ट न्यायालय ने जो बताया है उसमें जो भी सामने जो तथ्य रखे गए थे उन तथ्यों के आधार पर जो है न्यायालय ने ये कहा है कि इसमें 3 जो आरोपी हैं जिनके नाम लवकुश, रामू और रवि है, उनको जो है दोषी माना है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे और कोई ठोस गवाह नहीं थे, जिसकी वजह से उनको धीर आपने बताया कि जब वो लड़की सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थी उस दौरान
दौरान उसने अपने बयान भी दिया और सबसे बड़ा ये अदालत में भी ये माना जाता है कि अगर मरने से पहले कोई बयान देता है तो उसके बयान पर ही आगे की कार्रवाई की जाती है। तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि उसके बयान को भी नज़रअंदाज कर दिया गया? जी बिल्कुल, आपने योगेश बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उस पीड़िता ने जो बयान दिया था उसके आधार पर ही जो है इन चारों को आरोपी उसमें बनाया गया था और उसको लेकर के जो कोर्ट ने पूरा मामले की सुनवाई भी की थी। लेकिन उसमें अब जो न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, जो फैसला जो दिया है, उसमें ये कोर्ट ने ये माना है कि इन पर कहीं पे भी दोष सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें दोष भी सिद्ध करना होता है। उसमें कहीं ना कहीं तीनों आरोपियों को जो है उसमें दोषी नहीं माना है कोर्ट ने, और एक आरोपी जो संदीप ठाकुर इसका नाम है, उसको SC/ST एक्ट के तहत, यानी कि उस पर धारा 304 IPC की धारा 304 के तहत उसको दोषी माना है। उसके बाद जो है इसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जी बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए धीर। और उधर लखनऊ में खबर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। लोकसभा प्रवास योजना की बैठक की गई है। भूपेंद्र चौधरी, सुनील बंसल, धर्मपाल सिंह रहे मौजूद। हारी हुई 14 सीटों को लेकर बैठक में मंथन चला है। संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सफदर खान के घर बुलडोजर चला है। जानसेनगंज में है सफदर खान का गन हाउस। अतीक गिरोह को असलहा सप्लाई करने का आरोप लगा हुआ है। पीडीए ने अवैध निर्माण का पहले ही दे रखा था नोटिस। सफदर ने आरोपों से इनकार किया है। पीडीए से नोटिस नहीं मिलने की बात कही है। लगातार कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में बुलडोजर फिर से चला है, आपको बता दें। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी है? उमेश पाल हत्याकांड मामले पर जुड़े आरोपियों को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये दूसरे दिन भी पीडीए अपनी कार्रवाई कर रहा है। दरअसल सफदर का ये मकान बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो नियम है उसके विपरीत बना था। हालांकि सफदर का किस तरह से कनेक्शन है इस बारे में बहुत चीजें साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इनकी गन हाउस है की शॉप है। और आज जो पीडीए कार्रवाई कर रहा है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि इनको पहले भी नोटिस दिया गया था, नियमों का पालन नहीं किया गया है। अतीब के करीबी बताए जाते हैं सफदर, और इसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पर बहुत साफ स्थितियां नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो बंदूकें हैं इनका अपना इनकी शॉप की, और ये भी कहा जा रहा है कि जो गन्स हैं वो कहीं ना कहीं उससे इनकी मदद करते थे अतीक की। इस तरह की चीजें कही जा रही है और फिलहाल पीडीए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। कल भी अतीक की पत्नी जिस मकान में रहा करती थी, हालांकि बाद में उनकी तरफ से बताया गया कि वो किराए पर रह रही थी, उस मकान को गिराया गया था। थोड़ी दूर जहां पे कल कार्रवाई हुई थी इससे थोड़ी दूर पर ये दूसरी कार्रवाई आज की जा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि ऐसी और भी कई कार्रवाइयां अभी देखने को मिलेगी। एक दिन जहां इनकाउंटर की कार्रवाई की गई थी, इसमें एक आरोपी पर कार्रवाई की गई थी। अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि अब जो चिन्हित किए गए मकान है, ऐसे लोगों की जो आरोपी हैं उन पर यह कार्रवाई की जा रही है, और इसी कड़ी में ये साफ हो रहा है कि पीडीए आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेगा। फिलहाल आज सफदर के मकान पर यह कार्रवाई की जा रही है, और ये मकान जो है बहुत ही आलीशान बनाया गया था। 2 मंजिला मकान है। 3 जो पोकलैंड और बुलडोजर है उसके जरिए से ये कार्रवाई की जा रही है। तो कह सकते हैं कि एक सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शोएब।
अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। इस टीम का काम अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले पर रिपोर्ट तैयार करनी है। बता दें कि अडानी ग्रुप के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे। तब से लेकर अब तक अडानी ग्रुप की संपत्ति में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में फिसलकर 30वें स्थान पर चले गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उद्योगपति गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा है कि अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है, सत्य की जीत होगी। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, वो सुनिए आप। जैन साथियों, दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। अडानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच का आदेश दे दिया, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश को भी शामिल किया गया है। ये मोदी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। आप सबको याद होगा कि किस तरह से पूरा विपक्ष संसद के सत्र के दौरान यही कह रहा था कि जेपीसी बनाओ, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने सिरे से हम लोगों की मांग खारिज कर दी। आज ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार महाभ्रष्ट भी है, नाकारा भी है, और अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सोचिए कि 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार वो इतने बड़े घोटाले पे चुप है, जहां एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है, और मॉरिशस में एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां खोलकर उनकी आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया है। इतने सारे साक्ष्य मिलने के बावजूद मोदी सरकार ने जेपीसी बनाने से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।